हेलो दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं एग्री वेयरहाउसिंग के बारे में। एग्री वेयरहाउसिंग जो है वो भंडारण है बेसिकली, कि हम पूरे देश में आप लोगों ने अलग अलग भंडारण की व्यवस्था देखी होगी। तो आज हम बात करेंगे कि ये भंडारण क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए। ये भंडारण क्यों लोग करते हैं और क्यों इसकी आवश्यकता है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो आज हम ये 10 फैक्टर पे बात करेंगे, 10 कारण हमने लिखे हैं भंडारण के। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं कि ये क्या कारण है। पहला जो भंडारण का कारण है वो साइंटिफिक स्टोरेज और फूड सेफ्टी है। साइंटिफिक स्टोरेज का मतलब है कि जो भी भंडारण है ये साइंस बेस्ड वेयरहाउसिंग है। कि पूरे इंडिया में आपने अगर कोई एफसीआई का गोडाउन देखा हो या सेंट्रल वेयरहाउसिंग का गोडाउन देखा हो, तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है कि जो आपका वेयरहाउस है वो कितना ऊंचा होना चाहिए रोड के लेवल से, उसकी छत कैसी होनी चाहिए, उसके दरवाजे कैसे होने चाहिए, उसकी खिड़कियां कैसी होनी चाहिए, रख रखाव का तरीका क्या है, अगर कीड़ा लगता है तो क्या करना पड़ेगा, अगर चूहे लग जाते हैं गोडाउन में तो क्या करना पड़ेगा। तो ये जो भी वेयरहाउसिंग की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे वेयरहाउस की बात कर रहे हैं जहाँ पे साइंटिफिक स्टोरेज को प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही फूड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप देखेंगे तो पहला नंबर पे फूड सेफ्टी है और सातवें नंबर पे फूड सिक्योरिटी है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम अभी फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं। फूड सेफ्टी का क्या मतलब है कि दोस्तों अगर आप देखें, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो हम बेसिकली चावल और गेहूं इंपोर्ट करते थे वो कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से आता था, और वो फूड जो था वो सेफ नहीं था, वो खाने के लायक नहीं था। अ, रास्ते में आते आते 20-25 दिनों में वो जो खाना था वो अनसेफ हो जाता था। या आजादी के कुछ साल बाद भी अगर आप देखें, जब हम खाना खाते थे 2000 की बात करें या 2000 की पहले की बात करें, अगर हम चावल खा रहे हैं तो बहुत सारा कंकड़ पत्थर हमारे खाने में आ जाता था। तो जो फूड है, अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं उसमें अगर कंकड़ पत्थर, अगर लोहा आ जाता है तो ये खाने के लिए सेफ नहीं माना जाता है। या खाने के बाद अगर फूड पॉइजनिंग हो जा रहा है, क्या चीज खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेसिकली फूड सेफ्टी इंडिया में हमारे पास एक FSSAI है। तो जो फूड सेफ्टी का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके बारे भी एक हम अलग से एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और उसके बारे भी जानेंगे। तो जो भी हम खा रहे हैं वो फूड सेफ है कि नहीं, वेयरहाउस में अगर रखा है, सही रख रखाव में रखा है, तो आपका शायद फूड सेफ हो सकता है। दूसरा दोस्तों अगर कारण हम देखें भंडारण का और वेयरहाउसिंग का, तो वो डिस्ट्रेस सेल है, जिसको हम बोलते हैं कि ये डिस्ट्रेस सेल जो है वो सीजनल होता है। अगर आप देखें कि रबी के समय और खरीफ के फसल के कटने के समय, रबी और खरीफ के फसल कटने के समय चारों तरफ से, हर गांव से, हर शहर से, हर कस्बे से जो कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब हम बोल रहे हैं चावल, हम बोल रहे हैं अनाज, बोल रहे हैं हम दलहन, बोल रहे हैं हम तिलहन, बोल रहे हैं हम पेरिशेबल्स भी बोल रहे हैं, सब्जी बोल रहे हैं, फल बोल रहे हैं। तो ये जो भी कमोडिटी है, सब्जी फल को आप वेयरहाउस में नहीं रख सकते, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल सेम है। डिस्ट्रेस सेल की अगर बात करें, अगर हम रेट की बात करें, दाम की बात करें, कि आपका जो ये सेल है, जब किसान फसल लेके अपने अपने खेतों से काट के जब वो मंडी में ले जाते हैं या वो बेचने के लिए जाते हैं, या कोई आढ़तिया या कोई व्यापारी उनके घर पे खरीदने के लिए आता है, तो जब फसल कटता है तो दाम बहुत नीचे गिर जाता है। और धीरे धीरे जैसे आप फसल कटने से आगे बढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे चढ़ता हुआ जो दाम है वो बढ़ता हुआ या चढ़ता हुआ आगे जाता है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कैलेंडर ईयर देखें या क्रॉप कैलेंडर देखें या हमारा नॉर्मल कैलेंडर देखें, जनवरी से लेके दिसंबर तक जो रेट है वो अलग अलग होता है। कभी रेट कम होता है फसल कटने के समय, और फसल कटने से दूर जो है वो चढ़ता भाव या ज्यादा भाव हो जाता है किसी भी कमोडिटी के लिए। तो जो वेयरहाउसिंग है, वेयरहाउसिंग करने से इसमें क्या है कि वेयरहाउसिंग अगर करके रखा जाए तो स्टोरेज और
जो अवेबिलिटी है कमोडिटी की वो सही रहती है, और ये डिस्ट्रेस सेल को बचा सकता है। अगर कोई बड़ा किसान है या कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या एफपीओ है, किसान समूह है, वो जो फसल है वो फसल तुरंत ना बेचे, वो थोड़ा रुक के बेचे, 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने रुक के बेचे, तो उसे अच्छा मूल्य अपने अपने कमोडिटी का मिल सकता है। तो ये डिस्ट्रेस सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बड़े किसान की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखा गया है बहुत सारे छोटे किसान जो हैं वो भी कुछ, वो अपने कमोडिटी को, जो अपना फसल है वो कुछ तुरंत बेचते हैं, कुछ अपने खाने के लिए रखते हैं, और कुछ वो 2-4-6 महीने बाद जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो वैसे बेचते हैं, जिससे उसको अच्छा मूल्य प्राप्त हो। तो ये वेयरहाउसिंग और भंडारण, ये जो डिस्ट्रेस सेल है, उसके पास गोदाम है, किसान का गोदाम हो या किसी कंपनी का गोदाम हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या एफपीओ का हो, तो ये भंडारण जो है वो डिस्ट्रेस सेल से भी हमें बचाता है, और किसानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भंडारण करना शुरू करें। अगला भंडारण का कारण अगर हम देखें तो प्राइस राइज है या इन्फ्लेशन है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि प्राइस राइज, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यापारी रहते हैं जो होर्डिंग करके या स्टॉक करके बहुत सारा कमोडिटी को अपने पास रख लेते हैं, और उसको हम ब्लैक मार्केटिंग भी बोलते हैं कभी कभी। ये डिमांड एंड सप्लाई के कंट्रोल में होता है कि कब किसको कितना बेचना है। अगर किसी का दाम आपको लगा, किसी व्यापारी को लग रहा है कि किसी वस्तु का दाम बढ़ने वाला है, तो वो उसको अपने गोदाम में रख लेता है, और जब दाम बढ़ जाता है तब वो अपने गोदाम से धीरे धीरे करके वो निकालता रहता है, उसके प्रोडक्शन के हिसाब से या मार्केट रेट के हिसाब से। तो ये प्राइस राइज और इन्फ्लेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर व्यापारी कहीं पे रख रहे हैं तो वो ना रखें, या हमारे पास गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी अलग अलग इनके रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, कुछ से भी अप्रूव्ड हैं, और कुछ और भी हैं जो 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 ये अलग अलग स्टॉक ऑर्डर लगाते हैं कि कोई भी व्यापारी एक मिनिमम क्वांटिटी के ऊपर अपने पास कमोडिटी को नहीं रख सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन का यहाँ पे मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि हर साल कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? अगर हम देखें कि अगर हम कहीं पे नौकरी करते हैं या कोई किसान है, तो उसका जो फसल है वो हर साल एक ही मूल्य का नहीं रहता है। सरकार जो है जैसे हर साल एमएसपी निकालती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो रेट है, जो कमोडिटी है, वो हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो हर साल कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है। इन्फ्लेशन, अगर हम बात करें, जैसे कभी हम सुनते हैं कि डीजल का प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो डीजल से सब कुछ अफेक्ट हो जाता है। किसान जो है वो खेती करने के लिए डीजल का उपयोग करता है, तो अगर डीजल का रेट बढ़ रहा है तो कमोडिटी का रेट भी बढ़ जाता है। तो प्रोसेस तो ये इन्फ्लेशन और प्राइस राइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के रेट में इसको रोकने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, होर्डिंग को रोकने के लिए, तो इसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रोल ऑर्डर्स आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट भंडारण हो जाता है कि अगर भंडारण करके रखे हुए हैं तो वो कितना रखें, कहाँ तक रखें। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। अगले फैक्टर पे हम बात करेंगे, जो चौथा फैक्टर है प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है कि जो भंडारण है वो हर फैक्ट्री के लिए, जो कमोडिटी की कंपनी है, मानिए कि कोई दाल मिल है, कोई चावल मिल है, तो इनको क्या है कि अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए या कमोडिटी को प्रोसेस करने के लिए, धान से चावल बनाने के लिए, या फिर और भी सरसों से या सोयाबीन से तेल बनाने के लिए, इनको बहुत सारा प्रोसेसिंग करना होता है, वैल्यू एडिशन करना होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जो सीजन रहता है हमारा वो सीजनल रहता है, हमें गेहूं, मक्का, चावल, सरसों सीजन पे ही मिलता है, लेकिन इनको फैक्ट्री जो है वो सालों भर चलाना है। तो सालों भर चलाने के लिए, इनके मिल को चलाने के लिए, इनको इनको पूरे साल का जो फसल है या पूरे सीजन का जो फसल है ये अपने पास खरीद लेना पड़ता है सीजन में ही, और ये भंडारण में इसको रख देते हैं, और धीरे धीरे भंडारण से निकाल के अपने फैक्ट्री में यूज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं और फिर बेचते हैं। तो हर कंपनी के लिए जो ये कमोडिटी प्रोसेसिंग में है, चाहे वो आटा मिल हो, चाहे वो चावल मिल हो, धान मिल हो, या फिर प्रोसेसिंग मिल हो,
तिलहन या दलहन की, तो इनके लिए भंडारण बहुत ही उपयोगी है और भंडारण इनको करना ही पड़ेगा। अगले फैक्टर पे दोस्तों आते हैं कि हमें भंडारण क्यों चाहिए। तो पांचवा नंबर जो पॉइंट है हमारा वो है आर्बिट्राज ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। आर्बिट्राज दोस्तों हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर्बिट्राज का मतलब है कि दो अलग अलग मार्केट में क्या प्राइस है, या दो अलग अलग मंडियों में क्या रेट है, या दो अलग अलग राज्यों में क्या रेट है। अगर हम बात करें मक्के की, तो मक्के का रेट महाराष्ट्र में क्या है और बिहार में क्या है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं पंजाब में क्या है, हरियाणा में क्या है, या वेस्टर्न यूपी में क्या है, या गेहूं के स्टेट्स में गेहूं का रेट क्या है। अलग अलग मंडी में अलग अलग रेट हो सकता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग रेट हो सकता है। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है, ये जो प्राइस डिफरेंस है, इसको हम आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज भी हर महीने में अगर आप देखें तो टाइम के हिसाब से आर्बिट्राज बदलता है कि आप किस महीने की बात कर रहे हैं। और ट्रेडिंग इसी में देखें, अगर एक फैक्टर है कि ट्रेडिंग आज के रेट में, जैसे हमने पहले भी बात की है कि हर महीने में जो रेट है कमोडिटी का वो अलग अलग रेट होता है। और अगला फैक्टर जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग है। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग एनसीडीएक्स और एमसीएक्स, दो फ्यूचर ट्रेडिंग एक्सचेंज हैं हमारे पास में, कि आज आप फसल बेच सकते हैं और फसल उगाने के पहले फसल आप बेच सकते हैं। और आप आज बेच दीजिए। आपको पता है कि मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल मई के महीने में फसल कटती है, मानिए गेहूं की फसल कटती है, या फरवरी से लेके मई तक में पूरे इंडिया में गेहूं की फसल कटती है। तो उसके 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने पहले ही आप फसल बेच सकते हैं। ये फ्यूचर ट्रेडिंग में जाके अगले 6 महीने का रेट या 5 महीने का रेट देख सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि आप फसल कब काटेंगे अपने खेतों में। और आज बेच सकते हैं और फसल को तैयार कर सकते हैं, और फसल को तैयार करने के बाद आप जाके किसी भी पास के वेयर हाउस में जाके आप उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। और जैसे आप डिलीवरी करेंगे आपके आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए भी हमें वेयर हाउस की जरूरत है। अगर आप इसको वायदा बाजार बोलते हैं, तो वायदा बाजार के चलने के लिए हमारे पास वेयर हाउस की बहुत सख्त जरूरत है कि हमारे पास हर कोने में, हर जिले में अलग अलग वेयर हाउस होने चाहिए। और इसमें किसानों की या फार्मर समूह की जो भागीदारी है वो बढ़नी चाहिए, और उनको भी ये फ्यूचर ट्रेडिंग समझ में आना चाहिए। तो ये फिजिकल डिलीवरी के लिए कि आप अपना फसल काट के किस वेयर हाउस में वायदा बाजार के लिए रख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग की भी बात करें, देखिए हमारे पास जो व्यापारी कम्युनिटी है हमारे देश का, वो बहुत ही तेज है। वो फ्यूचर मार्केट को समझता है, आर्बिट्राज को समझता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जो सस्ते में खरीदती है और महंगे में बेचती है। जो एक ट्रेडर का रोल होता है, जो एक व्यापारी होता है, वो यही देखता है कि उसका मुनाफा कहाँ ज्यादा होने वाला है, और वो कहाँ से वो सस्ते में खरीद सकते हैं और महंगे में बेच सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बड़ा व्यापारी जो है वो हमारे देश का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम है। क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा कमोडिटी इनके स्टोरेज में, इनके भंडारण में रखे हुए हैं। अगर ये चाहे तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन सकता है, और किसानों से खरीद के ये महंगे में पूरे दुनिया को, ये कंज्यूमर्स को दे सकता है। पूरे देश का, ये हमारा देश जो एफसीआई है ये पेट पाल सकता है, और बहुत अच्छा इंटरनेशनल रेवेन्यू कमा सकता है, जो हमारे देश के किसानों में बांटा जा सकता है, हमारे देश की प्रगति के लिए बांटा जा सकता है। तो ये तो ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले फैक्टर पे आएंगे, कोलैटरल फंडिंग एंड लोन अगेंस्ट कमोडिटी। तो ये छठा फैक्टर जो दोस्तों है, कोलैटरल का मतलब है कि अगर हम देखें, कोलैटरल को एक्चुअली हिंदी में हम गिरवी बोलते हैं। अगर हमारा इतिहास देखें तो हमारे इतिहास में हमें, शायद हमने सुना होगा कि लोग पहले के जमाने में अपने बर्तनों को बेचते थे साहूकार के पास में, और बर्तनों या जेवरों के खिलाफ कुछ पैसा लेते थे और अपना पेट भरते थे और खाना खाते थे। तो ये ब्याज ब्याज का एक तरीका है। और अ, तो ये कोलैटरल जो है ये बेसिकली गिरवी है। तो गिरवी रखना, हाँ, ऐसा नहीं है कि खराब माना जाता है। आज के समय में आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो खेती बाड़ी करते थे और अपने खेतों को वो गिरवी रख के शहर आ जाते हैं, और जो गांव में उनके
खास लोग होते हैं या करीबी लोग होते हैं या गांव वाले होते हैं या पास के गांव वाले होते हैं, वो उनके खेतों को देखते हैं, जो बेसिकली वो कोलैटरल देते हैं, गिरवी पे लोगों को देते हैं या लीज पे देते हैं या रेंट पे देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम फंडिंग की भी बात करें, अगर आप किसी भी बैंक को देखें, बैंक का काम है लोन देना। तो जैसे लोन, बैंक जो है वो कार पे लोन देती है, टू व्हीलर पे देती है, फोर व्हीलर पे देती है, हमारे घर पे भी लोन देती है, लोन अगेंस्ट कमोडिटी यहाँ लिखा है। तो जैसे जैसे किसी को लोन अपने घर के ऊपर मिल सकता है, अपने जमीन के ऊपर मिल सकता है, तो कोई भी अगर किसान है, कोई भी अगर व्यापारी है, उसका 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 कमोडिटी अगर उसके गोडाउन में या भंडारण में रखा है तो भंडारण में रहने दें। उसी बीच में उसे अपने कमोडिटी के अगेंस्ट में बैंक से कुछ 60% से लेके 90% तक लोन मिल सकता है। कमोडिटी उसी का है। जब उसको लगता है कि मार्केट में उस कमोडिटी का रेट बढ़ने वाला है, उस फसल का रेट बढ़ने वाला है, तो वो बैंक से बीच में ब्याज पे पैसा ले ले, कोलैटरल ले ले, और लेने के बाद में वो मार्केट में, मंडी में उसको बेच सकता है और बैंक को अपना लोन चुकता कर सकता है। इसमें क्या होगा कि अब क्या है कि अगर कोई व्यापारी या कोई किसान अपने 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 फसल को किसी गोडाउन में रखते हैं, तो उसका पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाता है कि वो 6 महीने बाद अगर बेचेगा तो 6 महीने उसके पास पैसा नहीं है कि कुछ वो रोजगार कर पाए या अपने अगले फसल की तैयारी कर पाए। तो ये बहुत ही अच्छा 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 एक सिस्टम है कि आप अपने फसल के अगेंस्ट में पैसा ले सकते हैं, उठा सकते हैं, और ये इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। कोलैटरल फंडिंग और लोन अगेंस्ट कमोडिटी जो है, कि आपका फसल है, किसान का एक फसल है, किसान फसल काटने के बाद में उसे भंडारण में रख ले, और भंडारण में रखने के बाद में उसे बैंक से लोन मिल जाए, और लोन मिलने के बाद वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वेट करे, वो देखते रहे कि फसल का क्या रेट हो रहा है, और जैसे ही रेट ऊपर जाता है उसके फसल का, वो बैंक में जाके पैसा वापस कर सकता है और अपने कमोडिटी को ऊंचे रेट में मार्केट में बेच सकता है। तो जो किसान है वो व्यापारी हो सकता है। एक अच्छी बात है कि वो भंडारण को अगर समझता है, तो वो भंडारण को समझने से अपने आप को किसान से, और किसान कम व्यापारी बना सकता है। तो भंडारण का ये बहुत ही उपयोगी कारण है। अगला 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 पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, तो हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर हम अपने देश में देखें, तो अगर सरकार को देखें, तो सरकार का एक बड़ा 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 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया में 130 करोड़ या 135 करोड़ की जो जनसंख्या है, उनको 2 टाइम का खाना मिले, हमारा देश सिक्योर हो खाने के लिए, वो किसी पे निर्भर ना हो कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, या जो भी हमारे देश के लोग हैं उनको ये चिंता ना हो कि हमें खाना नहीं मिलेगा। तो जो भी हमारे पास जो खरीद नहीं सकते हैं, जिनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, जो जो रोज अपना खाना लेते हैं, खरीदते हैं, बनाते हैं, तो उनके लिए फूड सिक्योरिटी है कि हमारे देश में ये पूरा सिस्टम एक बना है, जिसको हम जिसके तहत हम कोशिश करती है सरकार की हमारे पास फूड सिक्योरिटी कानून है हमारे देश में, कि हर दिन हर किसी को जो मिनिमम राशन है वो दिया जाए, और वो कंज्यूम करें, और कोई भी जो है वो भूखमरी से इस देश में ना मरे। अगला जो कारण, आठवां, हम देखते हैं भंडारण का, वो कैलामिटी और वॉर है। जैसे दोस्तों, मुझे ये समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दो दो केस आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक हमने अभी रिसेंटली देखा है, रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, वो शुरू में 1 दिन चली, फिर 7 दिन चली, फिर 1 महीना चला, फिर 2 महीना चला, वो 6 महीने चला, और अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट वो 1 साल के ऊपर हो गया है। तो अगर किसी भी देश में अगर ऐसी विपत्ति आ जाती है, और पड़ोसी देशों में जंग हो जाती है, या कोई भी देश में जंग हो जाती है, पूरा देश ठप पड़ जाता है, तो ऐसे केस में जो हमारा भंडारण योजना है, जो हमारा भंडार है, अन्न का भंडार है, वो उस देश के वासियों को दिया जा सकता है, बांटा जा सकता है, जिससे वो 2 टाइम का खाना खा सकें और वो सरवाइव कर सकें। और अगर हम अपने देश के जवानों जवानों की भी बात करें, तो लड़ाई के टाइम में उनको भी अगर खाना पहुंचाना है, क्योंकि लड़ाई जो है वो खाली पेट नहीं होती है, या आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं अगर आपका बेली या आपका जो पेट वो खाली पड़ा है।
तो आज के डेट में कलामिटी और वॉर के टाइम में आपका भंडारण बहुत ही काम आता है। तो हमारा जो देश है भारत, हमारे पास काफी भंडारण, हमारे पास बेसिकली जो एसेंशियल कमोडिटी है, जैसे गेहूं और चावल की अगर हम बात करें तो गेहूं चावल काफी सफिशिएंट क्वांटिटी में है। अगले 5-6 साल में अगर हमारा देश नहीं भी चलता है तो भी हमारे देश में इतना भंडार है अन्न का कि हर जनसंख्या के हर लोगों को या लास्ट वर्ग के लोगों को खाना पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमने रिसेंटली एक महामारी देखा है जिसको हम कोविड कहते हैं। तो जो कोविड है, कोविड हम लोगों ने देखा है कि कोविड जो है वो कोविड महामारी में सरकार ने कोशिश किया है कि देश के हर वर्ग वर्ग के लोगों को अनाज मुहैया कराया जाए। तो कलामिटी और वॉर के टाइम में भी जो ये हमारा भंडारण है वो बहुत काम आता है। दोस्तों अगला हम बात करें तो एमएसपी बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। न्यूनतम न्यून न्यून प्राइस की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार हर साल रबी और खरीफ के पहले ये एमएसपी डिक्लेयर करती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि किसान को फसल पैदा करने में कितना खर्च आता है और उसकी खुद की लेबर और लैंड का क्या खर्च है वो, प्लस उनका प्रॉफिट क्या होना चाहिए। खेती का जो हम खेती हमारे किसान करते हैं वो एक बिजनेस कैसे बन सकता है और इस ये घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए किसानों के लिए। तो उसके लिए हर साल रबी और खरीफ के पहले एमएसपी ऑपरेशन डिक्लेयर होते हैं और सरकार जो है वो एसेंशियल कमोडिटी जो हमारे देश में है, जो बेसिकली राइस और वीट हम बोलते हैं या दलहन और तिलहन बोलते हैं, तो इसको इसको सरकार खरीदती है किसानों से। अगर कोई खरीदता उनके उनके फसलों को नहीं है, अगर कोई व्यापारी नहीं खरीदता है या बड़ी कंपनी या प्रोसेसिंग कंपनी नहीं खरीदती है, तो लास्ट में सरकार जो है वो बीच में इंटरफेयर करती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है। लेकिन खरीदने के बाद आता है कि उनको रखा कहाँ जाए। तो उनको रखने के लिए भंडारण सबसे उपयुक्त जगह है कि अगर वो साइंटिफिक वेयरहाउस सरकार के पास में है या देश में है तो भंडारण में उसका रख रखाव कर सकते हैं। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल तक भंडारण सही से किया जा सकता है और वो फूड सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। तो एमएसपी ऑपरेशन के बाद में कहाँ रखा जाए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें एमएसपी ऑपरेशन जो है बेसिकली देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में बहुत ही प्रेवलेंट है। जो किसान पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का हर किसान अपने फसल को सरकार को एफसीआई को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचता है। और राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में यहाँ भी एमएसपी ऑपरेशन बहुत ही तूल पकड़ रहा है। और ये अच्छी बात है कि किसान जो है एक अच्छे रेट में अपने फसल को सरकार को बेच सकता है और उससे भी अच्छा रेट अगर उसको दाम और मूल्य कोई व्यापारी दे रहा है, कोई प्रोसेसिंग कंपनी दे रहा है, तो वहां भी वो जा सकता है। और जो अगला पॉइंट है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट स्कीम की हम बात कर सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि अगेन वही बात है कि जो 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 वर्ग है जो खुद खरीद नहीं सकता है, जिसके पास खाने की प्रॉब्लम है, उनको सरकार गेहूं और चावल देती है। अगर हम बात करें तो जैसे जो गेहूं है वो 1 रुपए किलो मिलता है और जो चावल है वो कुछ 2 रुपए किलो मिलता है। लेकिन आप गेहूं को खरीदने का अगर कॉस्ट देखें, सरकार जो है वो गेहूं को कुछ 17-18 रुपए में खरीदती है, उसको बोरियों में डालती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है, उसमें लेबर लगता है, वो भंडारण में रहता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे में अलग अलग राज्यों में जाता है, वो पीडीएस सिस्टम फेयर प्राइस सिस्टम के थ्रू जाता है और फिर वो लोगों के हाथ में आता है। तो बेसिकली जो 15-16 रुपए का गेहूं है वो कुछ 25-30 रुपए के आसपास आता है। तो 25 रुपए का गेहूं जो है वो सरकार 1 रुपए में बेचती है। तो ये टैक्स पेयर का मनी है जो टैक्स दे सकते हैं। जो हमारे देश के ऊंचे 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 तनख्वाह या नौकरी में लोग हैं वो सरकार को टैक्स देते हैं, जिसके थ्रू ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज किया जाता है। मैनेज शब्द ठीक है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये जो हमारा देश जो है, हमारा देश तभी तरक्की करेगा जब हमारे देश के हर वर्ग के लोग तरक्की करेंगे। तो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो 2 दिन का खाना नहीं ले सकते हैं, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू दिया जा सकता है। हमारे देश में एक अच्छा नेटवर्क है फेयर प्राइस शॉप का, जिसको हम राशन दुकान बोलते हैं, जहाँ पे सरकार जो है वो पीडीएस के स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। या हम अगर गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो हमारे स्कूल में मिड डे मील स्कीम है। दोपहर का गर्म खाना 7 दिन के लिए या 6 दिन के लिए अलग अलग खाना और गर्म खाना
बच्चों को दिया जाता है। तो इन सब स्कीम को पूरा करने के लिए भंडारण बहुत ही उपयुक्त है, और भंडारण भी अलग अलग लेवल पे चाहिए, जहाँ पे कंजम्पशन, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे फसलों को खरीदा जा रहा है और जहाँ पे फसलों को रखा जा रहा है, तो इन दोनों जगह पे भंडारण होना चाहिए। अगर मुझसे पूछे तो हर हर गांव में एक भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। हर गांव, हमारे पास कुछ 6 लाख के ऊपर गांव है दोस्तों। अगर 6 लाख देश में भंडारण हो जाता है और इन सब पॉइंट, ये 10 पॉइंट को देखा जाए, और हम अगर ये 10 चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारे गांव के वेयर हाउस से लेके हमारे देश के वेयर हाउस को अगर जोड़ा जाए और उससे सबको कनेक्ट किया जाए, तो हमारा देश काफी तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों, ये आज का डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं यहीं पे रोकूंगा, और मैं आप लोगों का भी व्यू जानना चाहूंगा। तो आप लोग ये भंडारण के बारे में या वेयर हाउसिंग के बारे में क्या सोचते हैं? आप प्लीज कमेंट करके लिखें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और हम और भी बेहतर बेहतर प्रेजेंटेशन बना सकेंगे और आप लोगों के पास ला सकेंगे। और अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप ज़रा लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।